यूट्यूब चैनल कालचक्र में आप सबको डीएन भारद्वाज का नमस्कार। ईस्वी का चौथी शताब्दी। बाहरी दृष्टि से यूरोप शांत दिखाई देता था। भूमध्य सागर के तट से लेकर ब्रिटेन की सीमाओं तक फैला रोमन साम्राज्य अब भी मानव सभ्यता की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक व्यवस्था माना जाता था। हजारों किलोमीटर लंबी पत्थर की सड़कें पूरे महाद्वीप को जोड़ती थी। विशाल जल सेतु नगरों तक पानी पहुंचा रहे थे। सीमाओं पर खड़े ऊंचे दुर्गों में रोमन लीजन गर्व के साथ पहरा दे रहे थे। रोमवासी भूमध्य सागर को मारे नोस्त्रो अर्थात हमारा समंदर कहते थे। उनका विश्वास था सभ्यता ही रोम है, कानून ही रोम है, शक्ति ही रोम है और संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं जो रोमन साम्राज्य को घुटनों पर झुका सके। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा खतरा अक्सर वहीं से आता है जहां तक शक्तिशाली साम्राज्यों की दृष्टि नहीं पहुंचती। हजारों किलोमीटर पूर्व यूरेशिया के असीम घास के मैदान में इतिहास एक बार फिर मौन रूप से जाग रहा था। क्षितिज तक फैली हरी घास, अंतहीन नीला आकाश, उत्तर से बहती बर्फीली हवा और लाखों घोड़ों की गर्जना। वहां एक ऐसी दुनिया थी जहां घोड़ा केवल सवारी का साधन नहीं था, वो उनकी आत्मा था। बच्चे चलना सीखने से पहले घुड़सवारी सीखते थे। धनुष उनका पहला खिलौना था, युद्ध उनका विद्यालय था और स्वतंत्रता उनका था। जब वो युद्ध के लिए निकलते थे तब वो केवल अपनी भूमिका विस्तार करने के लिए नहीं लड़ते थे, वो अपनी जीवन शैली, अपनी स्वतंत्रता और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए युद्ध करते थे। एक दिन उन्हीं घास के मैदानों से एक तूफान पश्चिम की ओर बढ़ने लगा। वह कोई प्राकृतिक तूफान नहीं था, वह था ऊँटों का आगमन। यूरोप ने ऐसे लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। उनके पास संगमरमर के महल नहीं थे, सोने के राजमहल नहीं थे, विशाल मंदिर नहीं थे, यहाँ तक कि उनकी कोई स्थायी राजधानी भी नहीं थी। उनकी राजधानी हमेशा उनके घोड़ों की गति के साथ चलती रहती थी। जहाँ उनका शिविर रुकता वहीं राजधानी बन जाता, जहाँ उनकी सेना पहुंचती वहीं शक्ति पहुंच जाती। उनकी सबसे बड़ी संपत्ति सोना नहीं, घोड़े थे। उनका किला खुला घास का मैदान था और उनका सबसे बड़ा हथियार था गति। आज भी एक रोचक प्रश्न इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है, क्या यही हूण वास्तव में श्योग्नु के वंशज थे? इसका निश्चित उत्तर स्वयं इतिहास के पास भी नहीं। चीनी अभिलेखों, मध्य एशिया में मिले पुरातात्विक प्रमाण, घुड़सवार युद्ध कला, मिश्रित धनुष के प्रयोग, घुमंतु जीवन शैली तथा पश्चिम की और सदियों तक चले प्रवास के आधार पर अनेक इतिहासकार यह संभावना गंभीरता से स्वीकार करते हैं कि श्योग्नु के कुछ समूह धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अंततः यूरोप पहुंचे और वहीं हूण के नाम से प्रसिद्ध हुए। शायद वो एक ही लोग थे, शायद नहीं, लेकिन एक सत्य निर्विवाद है, दोनों ने संसार को एक ही शिक्षा दी। घास के मैदान से उठे तूफान को कोई दीवार कभी नहीं रोक सकती। सन 370 उन्होंने वोल्गा नदी पार कर ली और उसी क्षण यूरोप के इतिहास की दिशा अचानक बदल गई। सबसे पहले शक्तिशाली एलान पराजित हुए, फिर पूर्वी यूरोप के प्रभावशाली ऑस्ट्रोगोथ उनके अधीन हो गए। भयभीत विसिगोथ पश्चिम की ओर भाग निकले। उनके पीछे पीछे फ्रैंक, वेंडल, बर्गडियन, लोम्बार्ड, सूबी और अनेक जर्मनिक जनजातियां भी अपनी पैतृक भूमि छोड़ने के लिए विवश हो गई। एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक, मानो पूरा महाद्वीप चल पड़ा हो। इतिहास इस घटना को माइग्रेशन पीरियड अर्थात महान जनजातीय प्रवर्जन के नाम से याद करता है। उन्होंने केवल एक राज्य को पराजित नहीं किया था, उन्होंने पूरे यूरोप का जनसांख्यिकीय, राजनीतिक और सांस्कृतिक मानचित्र ही बदल दिया था। रोमन साम्राज्य की अभेद्य सीमाएं अब लाखों शरणार्थियों से भरने लगी। नई नई जनजातियां सीमा पर शरण मांग रही थी। रोम अब केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि अपनी सीमाओं के भीतर बदलती हुई दुनिया से भी संघर्ष कर रहा था। इसी उथल पुथल के बीच इतिहास ने एक ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया जिसका नाम सुनते ही रोमन दरबार में सन्नाटा छा जाता था। पूरा यूरोप भय से कांप उठता था। माता पिता अपने बच्चों को डराने के लिए जिस नाम का प्रयोग करते थे वह था अटीला। इतिहास ने उसे फैलेग्युम देई अर्थात ईश्वर का कोर्रा कहकर याद किया। अटीला अपने सैनिकों के लिए केवल राजा नहीं था, वो विजय के प्रतीक था। भाग्य में विश्वास रखने वालों के लिए वो देवताओं का वरदान था और शत्रुओं के लिए वो मृत्यु का दूसरा नाम था। सन 434 में अपने भाई ब्लेडा के साथ संयुक्त शासन प्रारंभ करने वाले अटीला ने कुछ ही वर्षों बाद संपूर्ण सत्ता अपने हाथों में ले ली। उनके नेतृत्व में काला सागर से लेकर डेन्यूब तक, पेनोनियन मैदानों से मध्य यूरोप तक एक विशाल घुमंतु महासंघ का निर्माण हुआ।
उस साम्राज्य में केवल हूण ही नहीं थे, ऑस्ट्रोगोथ, गेपिट, एलान, स्कीरी और अनेक जनजातियां एक ही ध्वज के नीचे संगठित थी। अट्टिला ने केवल तलवार के बल पर नहीं, बल्कि असाधारण नेतृत्व, भय और करिश्मे के अद्भुत मिश्रण से हूण साम्राज्य की रचना की थी। लेकिन उनकी वास्तविक शक्ति सेना की संख्या में नहीं थी, उनकी शक्ति थी युद्ध करने की शैली। रोमन लीजन भारी कवच पहनकर सीधा युद्ध करते थे, जबकि हूण हवा की तरह दौड़ते थे। वो दौड़ते हुए घोड़ों पर सवार होकर अचूक तीर बरसाते थे। कई बार वो जानबूझकर पीछे हटते दिखाई देते। रोमन सेना विजय की आस में उनका पीछा करती और अचानक चारों दिशाओं से हजारों तीर आकाश से बरस पड़ते। वो युद्ध नहीं था, मानो स्वयं मृत्यु घोड़े पर सवार होकर दौड़ रही थी। सिंह, लकड़ी और पशुओं की नसों से बने शक्तिशाली कंपोजिट धनुष सैकड़ों मीटर दूर तक घातक प्रहार करने में सक्षम थे। यूरोप की अधिकांश सेनाओं ने ऐसी युद्ध कला पहले कभी नहीं देखी थी। सन 441 और 447 अटिला ने पूर्वी रोमन साम्राज्य पर लगातार आक्रमण किए। डेन्यूब नदी पार करके उनकी सेनाएं बाल्कन में प्रवेश कर गई। नाइसस, सार्डिका और दर्जनों नगर आग की लपेटों में जल उठे। चर्च नष्ट कर दिए गए, बाजार उजड़ गए, नगर खंडहर बन गए। अंततः पूर्वी रोमन सम्राट थियोडोसिस द्वितीय को अटिला को प्रतिवर्ष भारी कर देने के लिए विवश होना पड़ा। जो रोमन साम्राज्य कभी किसी के सामने नहीं झुका था, उसे अब घास के मैदानों की घुड़सवार योद्धाओं से संधि करनी पड़ी। लेकिन अटिला का सपना यहीं समाप्त नहीं हुआ। अब उनकी दृष्टि पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर टिक चुकी थी। सन 451 अटिला की विशाल सेना गाल अर्थात आज के फ्रांस में प्रवेश कर गई। मेड्स की जलती हुई आग का धुआं आकाश को ढकने लगा। गांव खाली हो गई, चर्चों की घंटियां बज उठी। पूरे यूरोप में केवल एक ही भय था, क्या अब रोम का अंत होने वाला है? अंत कैटोलेनियन मैदानों में इतिहास के दो महान सेना नायक आमने सामने खड़े हुए। एक तरफ अटिला और दूसरी ओर रोमन सेनापति फ्लेवियस एटियुस और विसिगोथों के राजा थियोडोरिक। सूर्य उदित हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ। पूरा दिन धरती कांपती रही। हजारों लोग मारे गए। मनुष्यों और घोड़ों के रक्त से पूरा मैदान लाल हो गया। यह प्राचीन विश्व के सबसे निर्णायक युद्ध में से एक था। युद्ध का स्पष्ट विजेता कोई नहीं बना, लेकिन अटिला का पश्चिम की ओर विस्तार रुक गया। फिर भी अटिला पराजित नहीं हुए थे। अगले ही वर्ष उन्होंने इटली पर आक्रमण कर दिया। समृद्ध नगर अक्विलिया पूरी तरह नष्ट हो गया। विनाश इतना भयानक था कि समकालीन लेखकों ने लिखा, वह नगर मानो मानचित्र से ही मिट गया। हजारों लोग उत्तर के दलदली द्वीपों के ओर भाग गए। माना जाता है कि इन्हीं सुरक्षित बस्तियों से आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध वेनिस नगर का विकास हुआ। अब अटिला की सेना रोम के द्वार तक पहुंच चुकी थी। उसी समय पोप लियो प्रथम स्वयं अटिला से मिलने पहुंचे। दो महान व्यक्तित्व आमने सामने खड़े थे। उनके बीच क्या बातचीत हुई, किसी ने नहीं सुना। उस वार्ता का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। महामारी, अकाल, कूटनीतिक, पूर्वी रोमन सेना का दबाव, शायद ये सभी कारण थे। शायद इतिहास के पास आज भी कुछ उत्तर शेष है। लेकिन एक बात निश्चित है, अटिला लौट गए और रोम बच गया। इतिहास ने अटिला को अधिक समय नहीं दिया। सन 453 में अपने ही विवाह की रात अचानक अटिला की मृत्यु हो गई। यह समाचार बिजली की तरह पूरे यूरोप में फैल गया। अटिला की मृत्यु के साथ ही विशाल हूण साम्राज्य की नींव हिलने लगी। सन 454 में नेदाओं के युद्ध के बाद अधीनस्थ जनजातियों ने विद्रोह कर दिया। एक के बाद एक विद्रोह भड़क उठे। हूणों की शक्ति धीरे धीरे बिखरने लगी, लेकिन उनका प्रभाव कभी समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने अकेले रोमन साम्राज्य को नष्ट नहीं किया था। रोम के पतन के अनेक कारण थे। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, गृहयुद्ध, प्रशासनिक कमजोरी और अन्य बाहरी आक्रमण। किंतु उनके आगमन और उनके आक्रमणों से प्रारंभ हुए महान जनजातीय प्रवर्जन ने इन सभी समस्याओं को विस्फोटक बना दिया। अंततः सन 476 में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। उस द्वीप के साथ प्राचीन युग का सूर्य अस्त हो गया और मध्य युग की नई सुबह आरंभ हो। लेकिन यूरेशियाई घास के मैदानों की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। घोड़ों की गर्जना धीरे धीरे मौन हो रही थी, किंतु उन्हीं असीम घास के मैदानों में इतिहास फिर एक नई शक्ति को जन्म दे रहा था। एक ऐसी शक्ति जो केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे एशिया, मध्य पूर्व और अंततः रोमन संसार के अंतिम अध्याय को भी बदलने वाले थे। वो कौन थे? उन्होंने संसार का इतिहास एक बार फिर कैसे बदल दिया? यह सब जानने के लिए अगले एपिसोड तक हमारे साथ बने रहिए।
इस श्रृंखला का अगला भाग अगले बुधवार हमारे चैनल कालचक्र पर प्रकाशित होगा। यदि आप मानव इतिहास के ऐसे ही गहरी शोध आधारित और रोचक कहानियां पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस श्रृंखला का कोई भी अध्याय आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगले बुधवार इतिहास के एक और रोमांचक अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।